मार्केट में एक मिथ है कि इन मुर्गियों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनको फास्ट ग्रो किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है। ये सच है या झूठ है? लीगली हार्मोन्स इंजेक्ट करना अलाउड ही नहीं है इंडिया में। बाकी अगर उनको कुछ डिजीज या फिर कोई विटामिन्स वगैरह लगते हैं तो उनके फीड थ्रू ही देते हैं। जब आप पढ़ाई के लिए बाहर गए, बहुत सारे लड़के होते हैं, उनका सोचना ये होता है कि मैं जॉब करती हूँ और सेटल हो जाती हूँ। लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि गाँव ही रिटर्न जाके करना है या एग्री बिजनेस ही करना है? कभी रेट ज़्यादा भी रहेगा, कभी कम भी रहेगा, कभी आपके बर्ड्स भी लिफ्टिंग के लिए नहीं जाएंगे अगर मार्केट में उतना डिमांड ही नहीं है। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी डिजीज आता है, कभी समर में बहुत मोर्टेलिटी होता है बर्ड्स का। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स के लिए आई थिंक कि रेडी होना चाहिए अगर आपको पोल्ट्री में आना है। और मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सक्सेस आ गया है, पैसे आ गए तो तुम गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो। थोड़े इयर्स वो स्ट्रगल करना पड़ता है, तुम्हारे बिजनेस में ही वो पैसा कंटिन्यूसली डालना पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था कि 80% ऑफ द इंडियंस आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। तो इट इज अ अलार्मिंग नंबर। एनिमल प्रोटीन जैसे कि चिकन और एग्स एवरीडे मसल के वेयर एंड टेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो है महिलाएं खेतों में, फार्मिंग में या एग्री बिजनेस में बहुत सारा काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके तरफ से ना डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है। जो आपको कोई तो एक इंसान चाहिए लाइफ में जो पुश करता रहे, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, का हस्बैंड या वाइफ हो, और खुद की भी एक जिद होनी चाहिए कि मुझे करना है ये। फर्स्ट शॉप जो था वो क्लोज करना पड़ा मुझे, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया कि चिकन शॉप नहीं चाहिए। मिस्टेक से सीखना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो बार बार वो मिस्टेक्स दोहराना इज नॉट राइट बिजनेस में। वर्ड ऑफ माउथ ने बड़ा रोल प्ले किया है, पर हमने कुछ डिस्काउंट्स रखे स्टोर पे, तो अभी हम 1 किलो पे 4 अंडे फ्री दे रहे थे। अगर आपके एम्प्लॉयज को लगता है कि आप केयर कर रहे हो उनके बारे में, तो आपके कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। मतलब कोई शादी या गाड़ी लेने के लिए नहीं, पर अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हुए तो हम थोड़ा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा शो देश के कहीं भी कोने से कोई भी देख रहा है और उनके पास ऐसी कोई प्रोसेसिंग की कोई भी आइडिया है, उनको कैसे उतरना चाहिए इस बिजनेस में, इस एग्री बिजनेस में? जब मैं किसान बोलता हूँ, फार्मर बोलता हूँ, आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है? जरा सोचिए। वही आई होगी ना कि एक आदमी फावड़ा लेके खड़ा है, या खेत में काम कर रहा है, या ट्रैक्टर चला रहा है, या धूप की तरफ देख रहा है। तो 99% लोगों को वो तस्वीर पता नहीं होगी जो तस्वीर हम द इंडियन फार्मर शो में दिखाने वाले हैं। आज हम हैं नासिक, महाराष्ट्र में, और यहाँ पे ये देखिए मेरे पीछे बहुत सारी मुर्गियां हैं। तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं। उन्होंने जो है इंग्लैंड में पढ़ाई की है, उसके बाद वो नासिक में आई। उन्होंने खुद का एक ब्रांड खड़ा किया है जिसका नाम है प्रो चिकन, और ये एक एग्री बिजनेस है। तो प्रो चिकन का और एग्री बिजनेस का क्या कनेक्शन है ये भी देखने वाले, और ऐसे बहुत सारे सवाल है दोस्तों जिसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। और आज हमारे साथ जो बात डिटेल में करने वाले हैं उनका नाम है श्रुति आहिरे जी। तो दोस्तों आपका एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस नए शो में जिसका नाम है द इंडियन फार्मर शो। मैडम नमस्कार। नमस्ते। तो सबसे पहले तो आपके बारे में बताइए थोड़ा सा। सो बेसिकली मैंने कभी से सोचा नहीं था कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में ही रहूँगी ऐसे। मेरे फादर लास्ट 27 ईयर्स से पोल्ट्री बिजनेस में है। उनका पहले किशमिश का बिजनेस था। मुझे कभी ऐसे पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं है जितना बचपन से मैंने देखा। पर मैंने यूके में जाके जो वहाँ के हाइपर मार्केट्स और सुपर मार्केट्स देखे वहाँ पे, तो मुझे वो देख के ऐसे लगा कि ऐसे अच्छे क्वालिटी का चिकन हमारे यहाँ पे क्यों नहीं मिलता है। मतलब वो बाइंग एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है हमारे कंट्री में। मतलब मेरी मम्मी या फिर मैं कभी भी शॉप पे नहीं जाते थे चिकन लेने के लिए। हम गाड़ी में बैठते थे और मेरे डैड जाते थे चिकन लेने के लिए, और वो ऐसे ब्लैक थैली में चिकन लेके आते थे। तो वो पूरा ऐसे बहुत शेडी सा एक्सपीरियंस रहता था, बहुत अच्छा नहीं लगता था वो दिखने के लिए। तो मुझे वो ही एक एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छा करना था, स्पेशली विमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो अभी जब विमेन और चिल्ड्रन मेरे शॉप पे आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो इतना बिंदास चिकन लेने के लिए आते हैं, और ऑर्डर फ्री स्टोर्स होने की वजह से लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत इजी हो रहा है, बाइंग एक्सपीरियंस। और मेरे ग्रैंडफादर, दोनों ग्रैंडफादर्स जो थे वो दोनों एग्रीकल्चर बिजनेस में ही थे। तो मैंने बचपन से देखा है कि इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब फील्ड पे कंटिन्यूअसली रहना, मैनुअल लेबर लगता है। और अभी के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है, उसको देख के ऐसे लगता है कि इट इज़ गेटिंग वेरी हार्डर एंड हार्डर एवरी डे।
तो तुम्हें उसमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, और क्या क्रॉप क्या टाइम पे लगाना चाहिए, ये सब बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ऐसे टाइम पे हमारी कंपनी जो आनंद एग्रो है, ऑलमोस्ट 2500 फार्मर्स से जुड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग के थ्रू। तो हम उनको विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि लोगों को सिटीज़ में जाना है, जॉब्स करने हैं, उन्हें फार्मिंग बहुत हार्ड लगता है, कि अनप्रिडिक्टेबल लगता है। तो ऐसे टाइम पे पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम, आई फील कि लोकली उनका जो भी लैंड है वहाँ पे वो पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे जैसे और भी कंपनीज़ है जिनके साथ वो लोकली एसोसिएट कर सकते हैं। बेसिकली हम पोल्ट्री फार्मिंग में उनको हमारा सुपरवाइज़र देंगे, हम फीड देते हैं, जो भी वैक्सीनेशंस या फिर हमारे वेटरनेरियन डॉक्टर्स होते हैं वो विज़िट करते हैं। उनका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और उनका लैंड रहेगा, और बाकी उन्हें सुपरविज़न करना होता है, जो भी फैसिलिटीज़ रहते हैं उसके लिए। तो आई थिंक कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब आपके घर के विमेन देख सकते हैं, आपका यूथ देख सकता है, इवन ओल्ड पीपल देख सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो बैरियर इसमें, ज़्यादा उनको उनका एफर्ट है, दिमाग नहीं यूज़ करना है, उनको सिर्फ हमारे जैसे कंपनीज पे रिलाई करना है इसमें। सही कहा आपने। एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब आप पढ़ाई के लिए बाहर गईं, यस। ये कब गई थी लगभग आप? मैं ऑलमोस्ट अभी 4 इयर्स पहले गई थी यूके। ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले? यस, हमारा पहले एक ट्रेडिशनल शॉप था गंगापुर रोड में। तो एक हमने ऐसे नॉर्मली कि हमें अच्छा प्राइस मिलेगा, हम बेसिकली हमारा पूरा बिज़नेस होलसेलर्स से रिलेटेड है, बी टू बी बिज़नेस था। तो हमें ऐसे लगता था कि बहुत बार अगर बर्ड फ्लू का कुछ न्यूज़ आ गया या कुछ क्राइसिस हुआ, तो हम हमारा पूरा रेट नीचे आ जाता था। तो ये रीज़न था कि हमने रिटेल शॉप्स चालू किए, कि हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। एक वो भी रीज़न था। तो हमने तभी एक शॉप डाला, तो उसमें से कुछ ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, लाइक एनी अदर बुचर शॉप। हम ज़्यादा चार्ज नहीं कर पा रहे थे कस्टमर को, हमें बोर्ड रेट में खेलना पड़ रहा था। तो यूके में जाके मुझे ऐसे लगा कि मे बी हम कुछ और प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। वहाँ पे आपने क्या पढ़ाई की लगभग? मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस किया। ओके। और मेरे वो पूरे जर्नी में मैंने एग्रीकल्चर रिलेटेड भी थोड़ा वहाँ पे स्टडी किया, केस स्टडीज़ रहते थे हमें। वहाँ पे लोकल यूके में कैसा फार्मिंग होता है, फिर पोल्ट्री फार्मिंग कैसा है। वहाँ पे बेसिकली बुचर शॉप्स है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। पूरा प्रोसेसिंग प्लांट से मीट आता है, उसका शेल्फ लाइफ होता है। जो मीट खराब हो जाता है वो लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जब आप पढ़ाई के लिए बाहर गए, तो और बाहर जाने के बाद बहुत सारे फीमेल्स होते हैं या महिला होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनका सोचना ये होता है कि मैं जॉब करती हूँ और सेटल हो जाती हूँ। ये ज़्यादातर रहता है। लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि बिज़नेस मुझे करना है, और एक ऐसा ब्रांड आपने खड़ा किया है जो 4-5 साल से अपने अच्छे तरीके से सेट किया है। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें गाँव ही रिटर्न जाके करना है, या जॉब नहीं करना है, बिज़नेस ही करना है, एग्री बिज़नेस ही करना है? सो मेरे, जैसे मैंने बोला, मेरे दोनों ग्रैंडफादर्स एग्रीकल्चर में ही थे, और मेरे फादर लास्ट 27 ईयर्स से पोल्ट्री इंडस्ट्री में हैं। तो उनको देख देख के मुझे ऐसे थोड़ा पैशनेट होने लगे मैं पोल्ट्री को देख के। और यूके में जाके मुझे ऐसे लगा कि वहाँ का बाइंग एक्सपीरियंस जो है रिटेल स्टोर्स में वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू व्हाट वी हैव हियर। तो बेसिकली ऐसे कोई तो शेडी कॉर्नर में, कोई अंधेरे में कोई चिकन शॉप रहेगा, वो ब्लैक बैग में चिकन लेके जाएंगे। तो वो सब देख के ना मैं कभी चिकन शॉप में गई हूँ, ना मेरे फैमिली मेम्बर्स जाते थे। तो उससे मुझे ऐसे लगा कि बाइंग एक्सपीरियंस लोगों को अच्छा करना चाहिए। और एक थोड़ा जो रबड़ी चिकन जो मिलता है मार्केट में, उससे बहुत लोग चिकन से अलग मीट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली प्रो चिकन में हमने टेंडर चिकन कर सकते हैं चिलिंग के प्रोसेस से, तो वो ट्राई किया है। तो हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं मार्केट में कि हमारा चिकन सबसे टेंडर है। अच्छा। और एक मेरा खुद का एक मेंटालिटी है कि विमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब थोड़ा सा तो भी कुछ कुछ तो खुद का चाहिए। मतलब आप बिजनेस करो या जॉब करो या कोई सर्विस दो, आपका अभी कितने सारे होम कुक्स आ रहे हैं आफ्टर कोविड। तो कोई बिरयानी का कुछ पार्सल पॉइंट चालू कर रहा है, एंड देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, जोमेटो, जिससे आप इजीली डिलीवर कर सकते हो। तो आई थिंक कि इंटरनेट बहुत एक बून है अभी के ज़माने में, जो विमेन उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप नया स्किल या कोई वर्कशॉप सीख सकते हो यूट्यूब से, या फिर कोई अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो आप उनके अंडर ही थोड़ा काम करके दूसरे फील्ड में कुछ चालू कर सकते हो। आपको ऐसे बहुत बार लगता है कि ऑलरेडी वो फील्ड में बहुत कंपटीशन है, यूटिलाइज्ड है। तो आप खुद का कुछ तो स्पेशलिटी या आपका कुछ क्रिएटिविटी उसमें लाओ, जिससे वो अलग होगा बाकी मार्केट के प्रोडक्ट से।
और मुझे ऐसे लगता है कि विमेन ने थोड़ा सा कुछ तो ट्राई करना चाहिए, कभी ना कभी सक्सेस हो जाता है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आपने जो ये चिकन में जो प्रॉब्लम्स है वो नोटिस किए, और यूके में आपने देखा कि बहुत ही साफ सुथरे तरीके से पैकेजिंग होता है, बढ़िया तरीके से ब्रांडिंग होता है, वैसे अपने इंडिया में नहीं है। तो आपने आने के बाद यहाँ पे सोचा कि वही एग्री बिजनेस हमें स्टार्ट करना है। यस। तो आप जब ये एग्री बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो आपको घर से विरोध नहीं आया? क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, चाहे मेल हो फीमेल हो, एग्रीकल्चर में आना मतलब एक स्टीरियोटिपिकल इमेज हो चुकी है कि किसान को गरीब दिखाया जाता है, चाहे न्यूज़ हो चाहे जहाँ भी हो ऐसे दिखाया जाता है। तो आपको ऐसे विरोध नहीं हुआ कि एग्री बिजनेस मत करो या कोई नया बिजनेस खड़ा करो? ऐसा हुआ नहीं क्या आपके साथ फैमिली की तरफ से या कहीं से भी? एक्चुअली शुरू में मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा ऐसे ये थे कि मेन पोल्ट्री में आना चाहिए, इंटीग्रेशन जो है हमारा सीबीएफ का, और जो पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हमने। पर मुझे रिटेल हमेशा फैसिनेट कर रहा था क्योंकि मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड है। तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब खुद हम लोग अभी पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में है, मतलब हमारा खुद का फार्म है, हैचरी है, फीड प्लांट है। तो मुझे ऐसे लगा कि हम यही प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने शुरू में एक स्टोर को हमने वो चिल्ड चिकन के कंसेप्ट से हमने थोड़ा एक्सपोर्ट से डायरेक्ट के बिजनेस में जो है कि चिल्ड चिकन क्या होता है, तो हमने उनके फार्म्स पे जाके देखा वो कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो उससे हमने थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चालू किया स्टोर पे। तो शुरू में हमारा 1 साल ऐसे था कि हम लोग लॉस मेकिंग थे। तो इवन मेरे फादर को ऐसे लगा कि ये पता नहीं है क्या बिजनेस कैसे वर्क करेगा। फिर हमने फिर कोविड का टाइम आया, जब भी हम एक एक सिर्फ एक हमारा शॉप था जो पूरा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नासिक कर में? रहा था, नासिक में ही। गंगापुर रोड के विसिनिटी में हमारा फर्स्ट शॉप था। तो वहाँ पे हमारे फ्लाइज भी नहीं होते थे शॉप में वो, और लोगों को ना वो एक्सपीरियंस अच्छा लगने लग गया। तो इससे वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास और कस्टमर्स आने लग गए। एंड स्पेशली कोविड टाइम्स पे लोगों को समझा कि अच्छे क्लीन हाइजीनिक स्टोर्स का हमारा राइट है। हुँ। उसके बाद फिर आप अभी देख सकते हो कि नासिक में इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड शॉप्स आ गए, हमारा शॉप छोड़ के भी, और आई एम प्राउड ऑफ इट कि और ऐसे अच्छे शॉप्स आ रहे हैं। मतलब देखा था कि लोगों ने अपना भी सुधार किया वहाँ पे, और यस। अच्छे-अच्छे आउटलेट्स उन्होंने भी ओपन किए हैं। ऐसे खुले में वहाँ पे कटिंग नहीं हो रहा है कि या साफ-सुथरे तरीके से हो रहा है जो भी हो रहा है। थोड़ा-सा आपके पापा के बारे में, आपके बारे में थोड़ा-सा बताइए ना कि मतलब पापा ने कितना, आपके पिताजी ने जो है क्या सेटअप किया है पूरा, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए? सो वो पहले किशमिश के बिजनेस में थे। तो जिस दिन मैं बॉर्न हुई उस दिन ही वो हैदराबाद में पोल्ट्री के एक एग्जीबिशन में गए। उस दिन एक एक हैदराबाद में एक बड़ा एक्सपो होता है पोल्ट्री के लिए। तो अगर आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री में एंटर करना है, इवन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मर, या फिर आपको खुद का बैच डालना है, तो आई थिंक कि वो एक्सपो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अटेंड करने के लिए। वहाँ पे आपको सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, फार्म सेटअप कैसे करते हैं, को कंपनीज मिलेंगे, आपको सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे मिलेंगे। तो वहाँ से मेरे पापा को ऐसे आइडिया आया कि मैं ट्राई तो करके देखता हूँ ऐसे। तो उन्होंने उनका फर्स्ट बैच वेंकटेश्वरा से लिया, उनका वेनकॉप करके जो ब्रीड है वो लिया। तो हम उनके फ्रेंचाइजी है बेसिकली। ओके। तो एक फार्म से लेके अभी हमारा 2500 फार्मर्स के साथ हम एसोसिएटेड है, और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2000 प्लस एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ब्रॉयलर में, ब्रॉयलर में, लेयर में नहीं है, लेयर में नहीं है। ओनली ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म, यस। सो लेयर फार्मिंग वो है जिसमें एग्स, एडिबल एग्स निकलते हैं। अंडे निकलते हैं। यस। ओके। और ये हैचिंग एग्स देते हैं ओके। ब्रीडर ब्रीडर फार्म में जो मुर्गियाँ रहती है वो। तो मेरे डैड का जर्नी, इट वाज नॉट वेरी इजी। मतलब आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू का कुछ भी एक एरिया में न्यूज़ आ रहा है तो पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है वो एक न्यूज़ से। बराबर। पर मतलब मैं लोगों को ऐसे बोलना चाहूँगी कि बेसिकली बर्ड फ्लू ऐसी चीज़ है जो मतलब इरेडिकेट हो जाती है। उनको बेसिकली एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन देने के बाद वो पूरी बैच कंट्रोल में हो जाती है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरे इंडिया का चिकन आप खा नहीं सकते हो। मतलब कोई महाराष्ट्र के एक विलेज में या फिर एक कोई फार्म में वो न्यूज़ आती है और मीडिया पूरा वो स्प्रेड करती है वो न्यूज़, तो उससे पूरी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक लोगों में वो अवेयरनेस लाना बहुत नेसेसरी बर्ड है। फ्लू का। बर्ड फ्लू का। दोस्तों ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि बर्ड फ्लू के बारे में जो न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है और लोग तुरंत खाना बंद कर देते हैं, वैसा मत करिए क्योंकि ट्रीटमेंट से वो वहीं पे रुक सकता है। यस। बराबर, आपने सही कहा, एग्जैक्टली। तो उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई, आपको बता दीजिए। बर्ड फ्लू एक ऐसा टाइम था जहाँ से मतलब कंपनीज लिटरली 100 से 0 होके कुछ प्लेयर्स बाहर भी चले जाते हैं। पोल्ट्री है एज एन इंडस्ट्री बहुत वॉलेटाइल है, ऐसे बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आई थिंक कि आप पोल्ट्री में आ रहे हो तो आप ऐसे पकड़ के चलो कि कभी रेट ज़्यादा भी रहेगा,
कभी कम भी रहेगा, कभी आपके बर्ड्स भी लिफ्टिंग के लिए नहीं जाएंगे, अगर मार्केट में उतना डिमांड ही नहीं है तो कभी कभी 45 डेज़ का साइकिल 60 डेज़ तक भी जाता है। और मुर्गियों का आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी डिजीज़ आता है, कभी समर में बहुत मोर्टेलिटी होता है बर्ड्स का। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स के लिए आई थिंक कि रेडी होना चाहिए अगर आपको पोल्ट्री में आना है। और वो पापा को एकदम फर्स्ट 5 इयर्स में ही वो सब एक्सपीरियंसेस आ गए। तो शुरू में हम फीड और हमारा जो भी रॉ मटेरियल लगता है, मतलब फीड जो मेन कंपोनेंट है, दूसरे कंपनी से लेते थे। फिर जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी होती गई, ज़्यादा प्लेसमेंट करने लग गए, हम लैक्स में प्लेसमेंट करने लग गए, तो हमने खुद का फीड प्लांट डाला। फिर हम ऐसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में गए आगे, कि हमने खुद का हैचरी और चालू किया, खुद का ट्रांसपोर्टेशन किया, और ऐसे हमारा नेटवर्क और फैलता गया। और हमने सीबीएफ का जो सिर्फ नासिक के आजू बाजू या फिर कड़वन एरिया में जो था, अभी हमारे चिखली साइड पे भी ब्रांच है, हम गुजरात में भी एंटर कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा अभी धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है। बढ़ रहा है। यस। थोड़ा सा पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में हमें बताइए कि किसानों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग, जो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, वो सही है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं उनको, या इसके बारे में क्या गलतफहमियां फैलती है, कई सारे फार्म्स चालू हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 100% आई थिंक कि पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी एग्रीकल्चर में हो, आप सपोज़ क्रॉप लगा रहे हो कोई, तो पोल्ट्री फार्मिंग आप साइड बिजनेस जैसे कर सकते हो। आपका कोई भी फैमिली मेम्बर अगर उस पर सर्विलेंस रखेगा, मतलब खुद का एफर्ट चाहिए उसमें, ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ एक फार्म डाल दिया है, सुपरवाइजर आके देख रहा है, क्योंकि इसमें कैसे थोड़ा चोरी वगैरह भी हो सकता है। कुछ फार्मर्स फीड भी बेच देते हैं, मुर्गियाँ बेच देते हैं, अच्छा प्राइस मिल नहीं रहा है, मिलता नहीं है, तभी वो ऐसे सब करते हैं। या फिर आपका जो आपने आदमी रखा है वो भी ये सब कर सकता है। तो आई थिंक कि खुद का एक एफर्ट डालोगे ना फार्मिंग में, आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत लोगों का ऐसे साइड इनकम जैसे वो चालू कर देते हैं और फिर ध्यान नहीं देते, फिर वो फार्म्स वर्क नहीं होते। राइट, वहाँ पे मोर्टेलिटी हो जाती है, और यहाँ पे महिलाएं भी इसको हैंडल कर सकती है अच्छे तरीके हाँ से, हाँ, तो बिल्कुल। उनके लिए भी एक अच्छा तरीके से रोजगार पैदा हो सकता है। रोजगार बोले तो बिजनेस ही है, ये एक एग्री बिजनेस ही है। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, इसके अलावा कुछ और पोल्ट्री फार्मिंग होता है या बस इतना ही होता है? इतना ही पोल्ट्री फार्मिंग होता इतना है। ही होता है। यस। और इसके अलावा मुझे बताइए कि जो अभी नया नया टेक्निक आ रहा है वो क्यों स्लो आ रहा है या डेवलप नहीं फास्ट हो रहा है, इसकी क्या वजह है? जैसे कि ये ग्राउंड पे है तो इसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेसिकली फार्मर्स को अच्छा ऑप्शन है बैटरी केजेस में या फिर ईसी फार्म्स में जाने के लिए, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी उतना ही लगता है। मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, पर वो अडेप्ट करने के लिए वैसा सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। शुरू में आपको ऐसे ग्राउंड लेवल पे ही चालू करना पड़ता है फार्मिंग, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग भी, और फिर धीरे धीरे करके जैसे आपको सक्सेस मिलेगा आप और इन्वेस्टमेंट करके न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर सकते हो। ओके, अभी आपका कितने सालों का अनुभव हुआ ये प्रो चिकन ब्रांड में? मैं अभी लास्ट 5 इयर्स से प्रो चिकन में काम कर रही हूँ। इसके पहले हमारा ट्रेडिशनल शॉप था, तो उसमें भी ट्रेडिशनल शॉप में हमें ऐसे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिला है, ऐसे नहीं है। मतलब शुरू में हम सिर्फ रॉ चिकन सेल कर रहे थे, एकदम बेसिक जो बूचर शॉप का रहता है, सिर्फ हम अच्छा, ऐसे ही कर हाइजीन रहे थे। स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे थे वहाँ पे। फिर मैंने चिल्ड चिकन का चिलर जो होता है, मैंने वो बाय किया। उसमें फिर मैंने बेसिकली कोल्ड वाटर में चिकन्स को इन्फ्यूज़ करते हैं, पूरा ड्रेस्ड बर्ड जो होता है उसको 3 आवर्स इन्फ्यूज़ करते हैं कोल्ड वाटर में। उसके वजह से वो टेंडर हो जाता है, और उसको टेंडर मीन्स? टेंडर मतलब सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, मुलायम हो जाता है। हाँ, वो दाँतों में अटकता नहीं है। जैसे आप बहुत फाइबरस चिकन खाते हो तो उसको आप धागे-धागे दिखते हैं वो चिकन के। तो हम पोल्ट्री फार्म से लेते वक़्त ही ऐसे बोलते हैं कि हमको 1.6 से 1.7 केजी का ही बर्ड चाहिए। हम वो सब प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो करते हैं। जितना ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ता है उतना ज़्यादा वो फाइबरस लगता है। आप बोलोगे ना कि ये चिकन इतना अच्छा कुक्ड नहीं है, तो वो कुकिंग टाइम भी बढ़ता है। हमारे चिकन को आप ऑलमोस्ट ऐसे 30 मिनट्स में कुक कर सकते हो, विदाउट एनी मैरिनेशन। तो वो एक फ़र्क है प्रो चिकन में। ओके। और हमने शुरू में शॉप चालू किया तो हम अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स करते गए। आई फ़ील कि तुमको एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना चाहिए, कोई भी बिज़नेस रहेगा वो तो। तो हमने एक स्टोर डाला, उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला ड्यूरिंग कोविड। तो अब वही मनी हमने वापस इन्वेस्ट किया और 4 शॉप खोलने के लिए आफ्टर कोविड। और मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सक्सेस आ गया है, पैसे आ गए तो तुम गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो।
तुम्हें थोड़े इयर्स वो स्ट्रगल करना पड़ता है, तुम्हारे बिजनेस में ही वो पैसा कंटिन्यूसली डालना पड़ता है। तो ये प्रो चिकन ब्रांड है, ये आपने खुद डेवलप किया, यस। बराबर है? 5 साल में टोटल आपने डेवलप किया। तो इन 5 साल में प्रो चिकन डेवलप करते समय कोई अप डाउन ऐसा आपको लगा कि ये छोड़ना चाहिए, ये रिस्की अब नहीं करना चाहिए, कुछ और करते हैं? रिसेंटली ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने आके ऐसे फेक वीडियो बनाया था हमारे स्टोर पे। उन्होंने ऐसे क्लेम किया कि हमारे चिकन में वर्म्स मिले ऐसे, और वो खुद ही 4 घंटों के बाद वो कस्टमर ऐसे लेके आया। तो 4 घंटे के बाद कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो वर्म्स हमारे ही चिकन में थे ऐसे। हमने उनको पूरा स्टॉक दिखाया, हमारा सब दिखाया, पर उन्होंने वो पूरा आके 3-4 लोगों ने आके वीडियो ले लिया और फिर उन्होंने ऐसे मीडिया चैनल्स को दिखाया। तो उन्होंने ऐसे बोला कि हम ये सर्कुलेट करेंगे। अभी हमारे चिकन ब्रांड को ऑलमोस्ट पूरे नासिक में जानते हैं, हमारे 12 प्लस स्टोर्स हैं। तो ऐसे वो मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए और ब्रांड रेपुटेशन ख़राब करने के लिए ऐसे सब इंसिडेंट्स कर रहे थे। तो वो बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम था जब मुझे लग रहा था कि मैंने गिव अप कर देना चाहिए ऐसे, ये वर्थ नहीं है। रिस्की है। हाँ, और मुझे दिख रहा था कि सेल्स भी मेरे डाउन हो गए वो टाइम पे। पर मुझे एक भी आके कस्टमर ने बोला कि ये ट्रू होगा ये न्यूज़। वो बोल रहे थे कि आपके ब्रांड को हैम्पर करने के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं। प्लान किया है कैसे? हाँ, हम लास्ट 5 इयर्स से आपसे चिकन ले रहे हैं और कभी हमें ऐसा इंसिडेंट कभी फेस नहीं किया है हमने। तो कस्टमर्स का भी इतना कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसे लगा कि मैंने गिव अप नहीं करना चाहिए ये सिचुएशन में। अगर कस्टमर्स आके इतना बिंदास चिकन ले रहे हैं, तो हमने थोड़ा अवेयरनेस जनरेट करने का ट्राई किया, पर वो एक थोड़ा माइंड में नोशन रह जाता है कस्टमर्स के। तो आई थिंक कि मुझे भी बहुत सीखने के लिए मिला ये इंसिडेंट में से कि मैंने बहुत सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, एवरीडे स्टॉक चेकिंग करना चाहिए, नो मैटर व्हाट। जो इंसिडेंट था उस बहुत सिखा के गया है मुझे वो इंसिडेंट। मतलब कि ये मुर्गियाँ यहाँ पे तैयार होती है 45 से 50 दिन में। यस। इसके बाद ये कटिंग होती है, उसके बाद आपने बोला कि हाँ, चिलिंग का प्रोसेस होता चिलिंग का है। प्रोसेस होता है और वो फिर वो आउटलेट में जाता है। हाँ। ऐसी ये पूरी प्रोसेस है, बराबर है। और ये जो आपके आउटलेट में सारा चिकन आता है वो आसपास के फार्मिंग से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही आपके आता है। हाँ, हाँ। मतलब आपके पिताजी का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अलग है, आपका अलग है। आपने टोटल 5 सालों में ये डेवलप किया है, यस। बराबर? वो B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस, और ये बिजनेस टू कंज्यूमर है डायरेक्टली। अच्छा। तो हम ऐसे हमारे कंसेप्ट को बोलते हैं कि फार्म टू प्लेट कंसेप्ट है ये। फार्म टू प्लेट। प्लेट। ओके। तो आई थिंक कि कस्टमर्स को वो एक चीज़ बहुत अपील होती है कि डायरेक्टली हमारे फार्म्स में से ही चिकन आ रहा है, मतलब हम खुद देखभाल कर रहे हैं। तो एक आनंद एग्रो का भी नाम है कि 27 ईयर्स से वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में है। तो हम सारे टाइप के मेजर्स यहाँ पे, मतलब कोई डिजीज़ रहेगा तो हम उनको वैक्सीनेशन करते हैं, और एकदम अच्छे क्वालिटी का फीड हम यूज़ करते हैं जो हमारे खुद के फीड प्लांट से आता है। उसमें सोया और मेज़ जो मेन कंपोनेंट्स है, हम वो यूज़ करते हैं। तो हम वी मेक श्योर कि वो पूरी प्रोसेस में ड्यू डिलिजेंस रहेगा, हमारा पूरा वॉच रहता है, हमारे वेटरनेरियन डॉक्टर्स रहते हैं। तो पूरी प्रोसेस में हम वॉच करते हैं बेसिकली। मार्केट में एक मिथ है कि मैंने बहुत बार सुना है कि इन मुर्गियों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनको फास्ट ग्रो किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है। तो ये मिथ बस्टिंग आप बताइए करके हमें। मिथ बस्टिंग कीजिए यहाँ पे कि ये सच है या झूठ है? एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लीगली हार्मोन्स इंजेक्ट करना अलाउड ही नहीं है इंडिया में। तो जो भी उनको वैक्सीनेशन देते हैं वो बॉर्न होने के बाद चिक्स को ही एक बार वैक्सीनेशन दिया जाता है। बाकी अगर उनको कुछ डिजीज़ या फिर कोई विटामिन्स वगैरह लगते हैं तो उनके फीड थ्रू ही देते हैं, और वो भी रेसिड्यू फ्री रहता है पूरा। रेसिड्यू फ्री यानी कि उसका अंश निकल जाता है, हाँ। मतलब उस जो भी हमने दवाई दी है उनको सही होने के लिए, यस। यानी कि हमें खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। बॉयलर पोल्ट्री फार्म में जो भी मुर्गियाँ कटिंग होके आती है मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। और इसी रिलेटेड एक और सवाल है मेरा, न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं कि गर्मियों में मत खाइए चिकन क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट रहती है, या फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में बताइए। बेसिकली अगर आपने न्यू अभी वो आर्टिकल देखा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था कि 80% ऑफ द इंडियंस आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। तो इट इज़ अ अलार्मिंग नंबर, मतलब 80% क्राउड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है हमारे कंट्री में। और ये सब ये फास्टिंग और वेजिटेरियनिज्म जो आ रहा है ना, उसके वजह से है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके प्लेट में उन्होंने क्या खाना चाहिए। एवरीडे सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो भी आपके प्लेट में होना चाहिए, मतलब आपका वेजिटेबल्स है, दाल है, तो कुछ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, चिकन, फिश, मटन, कार्बोहाइड्रेट सब आपको बैलेंस में लगता है। एक बैलेंस डाइट बोलते हैं उसको। तो हमारे यहाँ पे
ऐसे है ना कि एवरीडे चिकन अभी तक आई डोंट थिंक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम करता है ऐसे। पहले से तो भी अभी बेटर हो गया है कि एक बार जो ग्रेवी बनती थी अभी वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बन रहे हैं, फिर होटलिंग बढ़ गए बढ़ लोगों गया का, तो है। वैसे कंज्यूम कर रहे हैं। पर इफ़ नॉट चिकन आई थिंक एग्स तो भी तुम्हारे डेली डाइट में होना चाहिए। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल है इंडिया का, तो वो रेकमेंड करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन ने अंडे कंज्यूम करने चाहिए, खाने चाहिए। एटलीस्ट 2 एग्स एवरीडे खाना चाहिए। और बहुत डॉक्टर्स ऐसे बोल देते हैं कि आप अंडा मत खाओ प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ऐसे ये फैक्ट्स बहुत जो है ना वो बहुत रॉन्ग वे में पोर्ट्रे किए जाते हैं अबाउट द पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड प्रोटीन इन जनरल। अभी तक इंडियन पीपल को ऐसे लगता है कि उनका दाल और उनके सब्जी में उनको सब प्रोटीन मिल जा रहा है या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल रहा है। बट आई थिंक कि सम फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। जो कुछ अमीनो एसिड्स रहते हैं, B12 का डेफिशिएंसी जो होता है लोगों को, वो मीट के थ्रू ही आप मिटा सकते हो। मतलब बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं मार्केट में। इंटरनेट पे तो ऐसा बहुत कुछ-कुछ छा जाता है सालों-साल में मैं देखता हूँ। पिछले साल अभी ना वाटरमेलन के ऊपर कोई इंजेक्शन कर दो और वाटरमेलन अंदर से लाल हो जाता है। फिर लोगों ने मार्केट में कई सारे व्यापारी बोला कि भाई आपने इंजेक्शन इसमें लगाया क्या? या लोग जो कंज़्यूम कर रहे खा रहे हैं वो भी बोलते हैं कि यार ये तो ऐसी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ फैल रही है तो इस बिज़नेस में भी फैलती है। बहुत पोल्ट्री इंडस्ट्री इज द मोस्ट वल्नरेबल आई फील ऐसे ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन में। तो हुँ, अभी बीच में चाइना का कोई तो वीडियो था हुँ। कि वो प्लास्टिक के एग्स बना रहे हैं ऐसे। तो अच्छा। लोग एक्चुअली हमें शॉप पे आके पूछते थे कि एक्चुअली फेक अंडा निकलता है क्या। मैं बोला फेक अंडा कैसे निकलेगा, उसका शेल होता है अंदर, उसका जो मेन सब्सटेंस रहता है वो सब एक अंडे में मिलेगा आपको। और प्लास्टिक का अंडा बनाने के लिए गए तो और ज़्यादा कॉस्ट लगेगा वसूली नॉर्मल लगेगा। अंडे से। और इंटरनेट पे भी ऐसे कुछ ना कुछ आते रहता है कि समर्स में चिकन नहीं खाना चाहिए, आपका बॉडी हीट बढ़ता है। ये सब पूरा कंप्लीटली मिथ है। झूठ अगर है। आप हाइड्रेट करोगे, आप प्रॉपर फाइबर लोगे, तो आपका बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहता है। आपके बॉडी को 365 डेज प्रोटीन की ज़रूरत है। ओके। जैसे फॉर मसल वेर एंड टेयर, हुँ। मतलब मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी एंड आई थिंक कि सिर्फ प्रोटीन ही आपको अच्छे फॉर्म में वो दे सकता है। बहुत सही आपने बताया ये चीज़ मुझे भी पता चली क्योंकि बहुत सारे लोगों मुझे मिलते हैं ना तब उनको भी मैं बताऊँगा भाई खाओ बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आपकी कैपेसिटी के आपके बॉडी के अनुसार। हाँ। तो दोस्तों अभी हमने श्रुति जी के बारे में समझा कि उन्होंने शुरुआत कैसे की, पढ़ाई करने के बाद इस एग्री बिज़नेस में उन्होंने एंट्री कैसे की, हमने न्यूट्रिशन के बारे में समझा, कुछ सारे मिथ्स के बारे में समझा। लेकिन अब समझते हैं कि यहाँ से आगे इनका बिज़नेस जो प्रो चिकन है और वो कैसे अभी रन कर रहे हैं इसके बारे में सीधा हम इनके ऑफ़िस में चलते हैं। अब मेरा यहाँ पे आने के बाद पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रो चिकन ये नाम कहाँ से आया? ये मुझे थोड़ा-सा बताइए। बेसिकली हम हमारे ब्रांड को प्रीमियम ब्रांड बोलते हैं। तो प्रो मतलब थोड़ा सुपीरियर या फिर बेस्ट, उससे एसोसिएट होता है वो वर्ड। तो इसलिए हमने प्रो चिकन ऐसा नाम दिया है। और प्रोटीन, हाई पावर प्रोटीन प्रोडक्ट्स है तो इसलिए भी प्रो चिकन वो रिलेट होता है। आप दोनों वेज में ले सकते हो कि प्रीमियम क्वालिटी प्लस हाई पावर प्रोटीन। तो ये नाम आप ही ने दिया है? हाँ। बढ़िया है, काफ़ी अच्छा नाम है प्रो चिकन और देखने में भी काफ़ी शानदार लगता है। कल जब मैं यहाँ पे आया था और आपके जब आउटलेट है वहाँ पे देखने गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग से आपने आउटलेट सारे बनाए हुए हैं। तो प्रो चिकन तो आपने बताया लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ये जो स्टार्ट हुआ आपका प्रो चिकन का जो जर्नी है, ये स्टार्ट कैसे हुआ वो थोड़ा-सा फिर से हमें बताइए? सो बेसिकली हमने 5 साल पहले ट्रेडिशनल बुचर शॉप जैसा ही शॉप डाला था, आनंद एग्रो चिकन शॉप नाम था हमारा। और हमने वो गंगापुर रोड के विसिनिटी में रेंटल मॉडल से ही चालू किया था वो शॉप। हुँ। तो जब भी हमने वो ट्रेडिशनल शॉप भी डाला तो हमें ऐसे इश्यूज थोड़े शुरू में फेस हुए कि लोग बोल रहे थे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी और नीचे कमर्शियल शॉप्स थे, कि हमारे बिल्डिंग में कैसे चिकन शॉप आ रहा है। मतलब अभी कुछ वेजिटेरियंस रहते हैं, कुछ लोग का रिलीजियस सेंटिमेंट्स रहते हैं थोड़े। तो ऐसे थोड़ा सा ये हुआ था, ऑब्जेक्शन हुआ था तभी। पर हमारा फिर भी शॉप सेटअप हो गया। फिर हमें इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उसमें, क्योंकि कभी भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग बहुत नेसेसरी होता है। सिर्फ बिजनेस डाल दिया और वो चलेगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो तभी मुझे रियलाइज़ हो कि थोड़ा मार्केटिंग करना चाहिए। तो हम लीफलेट्स वगैरह करने लग गए, थोड़ा फ्रेंड्स फैमिली में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मैसेजेस वैसे एडवर्टाइजिंग करने लग गए। फिर उसके बाद मैं अपने मास्टर्स के लिए चली गई।
तब तक हमने चिल चिकन का कॉन्सेप्ट ऐसे कभी सुना नहीं था। फिर गोदरेज में पापा के एक फ्रेंड है जो वेटरनेरियन डॉक्टर है, तो उनसे हमने बात किया कि चिल चिकन का प्रोसेस कैसा होता है एग्जैक्टली। तो बेसिकली कभी भी चिकन का को हम सल्ला मारते हैं, मतलब जब भी हम कट करते हैं हलाल मेथड से या कोई और मेथड से, तो उसका ब्लड पूरा उसके बॉडी में से चला जाना चाहिए। ओके। फिर ही वो बैक्टीरिया फ्री हो सकता है। अगर उसमें ब्लड रह गया तो इट इज़ गोइंग टू कैच बैक्टीरिया। तो राइगर मॉर्टिस करके कंसेप्ट होता है जिसमें बॉडी अकड़ती है, तो बेसिकली वो चिकन कड़क हो जाएगा। अच्छा। तो उसके होने के पहले ही हम उसको एक चिलर में डाल देते हैं। ओके। तो इसके वो प्रोसेस की वजह से वो बैक्टीरिया फ्री चिकन होता है। बेसिकली हम ये एक चिलर में ऑलमोस्ट 150 बर्ड्स रोटेट करते हैं, और उसका टेम्परेचर 1 to 4 डिग्रीज में होता है। वो आइस्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं या कोल्ड चिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ओके। और उसमें 3 आवर्स के लिए वो कंटिन्यूसली रोटेट होता है। अच्छा। तो उसके वो प्रोसेस की वजह से वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है और उसका शेल्फ लाइफ 3 डेज से बढ़ जाता है। तो अगर आप नॉर्मल चिकन और उसको कंपेयर करोगे तो वो वाला चिकन जल्दी बैक्टीरिया कैच करेगा। तुरंत खराब हो जाता है। आप घर पे भी लेके जाओगे, थोड़ा टाइम अपने काउंटर पे रखोगे जी। तो 3-4 घंटे में इजीली वो उसने बैक्टीरिया कैच कर लिया है। वही अगर आप वो चिकन लेके फ्रिज में रखोगे तो वो चिकन वैसा का वैसा रहेगा 3 दिन तक चलेगा चिल वाला आप बोल रहे हैं। 3 दिन तक। और ये फ्रोजन और चिल, इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? फ्रोजन इज बेसिकली माइनस डिग्री, मतलब वो 18 -18 या -17 के टेम्परेचर पे स्टोर होता है। और चिल चिकन 1 to 4 डिग्रीज में होता है। तो चिल चिकन 3 दिन तक चलता है आपने बोला, जो कि आपके आउटलेट्स में जाता है। और ये फ्रोजन कितना दिन तक चलता है? फ्रोज़न का शेल्फ लाइफ तो अप टू अ ईयर है। सिर्फ उसका कभी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप स्टोर कर रहे हो और बहुत लाइट जा रहा है आपके पास 1-1 2-2 घंटा, तो वो स्टॉक खराब होगा। ओके। तो फ्रोज़न कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी है। उसमें पूरा वैक्यूम पैक करके वगैरह आप स्टोर कर सकते हो कोई एयर टाइट कंटेनर में, ताकि वो कंटामिनेशन ना हो। मतलब अगर आप फिश भी स्टोर कर रहे हो, चिकन भी कर रहे हो, आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी कुछ रिखंड रखा है आपने फ्रीज़र में, तो कंटामिनेशन के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसलिए सेपरेटली शेल्व्स में स्टोर करना चाहिए वो। जब आपने पहला आउटलेट स्टार्ट किया था तो उसके बाद 12 आउटलेट अभी तक बनाने तक आपको कोई दिक्कतें आए, कोई चैलेंजेस आए क्या? एक मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि चिकन को लेके ऐसे थोड़ा लोगों के सिर में थोड़ा नोशन रहता है कि हमारे आजू बाजू चिकन शॉप नहीं चाहिए हमें। वो ब्लड, वो स्मेल, वो ऐसे एसोसिएट हो गया हमारे दिमाग में इतने सालों से कि वो ख़राब चीज़ है। मैं खाते सब है पर उनको उनके विसिनिटी में नहीं चाहिए वो सब। तो हम कभी भी, अभी मेरे सारे स्टोर्स रेंटल है सिवाय एक गोविंद नगर के आउटलेट के। बाकी तो हमें शॉप ढूंढने में ही बहुत तकलीफ होती है। अगर मुझे कोई एरिया में सपोज डालना है तो मुझे बहुत सर्वे करके और फिर बहुत प्रॉपर अग्रीमेंट्स करके शॉप डालना पड़ता है, वरना मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाती है। बराबर। वैसे मेरा एक शॉप इधर गंगापुर रोड एरिया में मैंने डाल के वो फर्स्ट शॉप जो था वो क्लोज करना पड़ा मुझे, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया कि चिकन शॉप नहीं चाहिए। अरे बाप। कोविड के टाइम पे बहुत भीड़ होती थी वहाँ पे, तो ऐसे लोगों को लगता था कि थोड़ा कंटामिनेशन हो जाएगा वगैरह कोविड की वजह से। तो इस टाइम पे आपका क्या अप्स एंड डाउन रहा? आपके इमोशन क्या रहे कि इसको अब बंद कर देना चाहिए, क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट तक कर रहे हैं? तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा नेगोशिएट करके देखना चाहिए। वो सोसाइटी के मीटिंग्स में जाके थोड़ा बात करना चाहिए। एज अ वुमेन एक थोड़ा सा वो एडेड एडवांटेज है कि एक थोड़ा विमेन थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होती है, तो ऐसे लोग समझ के लेते हैं। ऐसे कुछ भी अलग अग्रेसिव वे में बात नहीं करते। मतलब ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आए हैं, ऐसे नहीं होता है कि हर कोई समझ के लेता है। पर आई थिंक कि थोड़ा नेगोशिएशन करके वगैरह कभी कभार सिचुएशंस डिफ्यूज़ भी हो गई है। पर कभी कभार सामने वाला नहीं मानता है तो फिर ऐसे टाइम पे हमको शॉप वहाँ पे ओपन नहीं क्लोज करना करना पड़ता है या फिर हम नहीं कर सकते वहाँ पे काम। जब आपने ये आउटलेट अभी 12 चल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। इस आउटलेट में कहाँ से मटेरियल आता है, कहाँ पे उसका पैकेजिंग होता है, या वहीं पे कट होता है वहीं पे पैकेजिंग होता है? ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ना। प्रो चिकन एक फार्म टू प्लेट कंसेप्ट है। जैसे आपने देखा है इसके पहले कि हम हमारे फार्म से ही पूरा चिकन्स प्रोक्योर करते हैं, बराबर। और एक स्टैंडर्ड उनको एसओपी है कि 1.6 to 1.8 केजी का ही बर्ड होना चाहिए, बराबर। तो ही वो आगे प्रोसेसिंग में मतलब उसका वो क्वालिटी आता है, टेंडरनेस आता है। तो वो हमारे प्लांट पे आने के बाद, मतलब हम यूजुअली मॉर्निंग्स में ही हमारे प्रोसेसिंग प्लांट पे उसका प्रोसेस करते हैं। और तो वो अगर सपोज 1000 बर्ड्स है तो हमें 2 to 3 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि हम अभी मैन्युअली कर रहे हैं सब कुछ। बराबर। मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वही सब वो काम कर रहे हैं। और हम सब स्टेनलेस स्टील के इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि उसमें कोई भी टाइप का मतलब अलग
थिंग्स ना आए, जैसे प्लास्टिक अगर यूज़ किया तो प्लास्टिक का थोड़ा थोड़ा चंक्स जा सकते हैं। बराबर। तो कम्प्लीटली एसएस के इक्विपमेंट्स हैं हमारे सारे, कटिंग बोर्ड से लेके नाइफ से लेके चिलर सब कुछ। फिर हमने हमारे चिकन को एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने एक चिलर रूम भी बनाया है जो माइनस के भी प्रोडक्ट स्टोर कर सकता है। जैसे हम मैरिनेटेड ये आउटलेट पे है या आपके फैक्ट्री में ही है? फैक्ट्री में अच्छा, ये पूरा प्रोसेसिंग प्लांट हम आउटलेट पे जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो आउटलेट पे भी हम देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे प्रोसेस होता है। हाँ, हम मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे ही बना के पैकेजिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग प्लांट में हमने एक अलग यूनिट बनाया है उसके लिए, और रॉ वाला साइड पूरा एक अलग है। फिर वहाँ से ही सारे स्टोर्स को एक ही जगह से डिस्पैच होता है। चलिए, ये सारा हम आउटलेट पे भी जाके हम डिटेल में देखेंगे। एक ज़रूरी बात यह है कि मैंने हमेशा देखा है कि हमारे देश में जो है महिलाएं खेतों में, फार्मिंग में या एग्री बिजनेस में बहुत सारा काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके तरफ से ना डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है। बस वो काम करती रहती है, लेकिन डिसीजन लेने में वो कहीं ना कहीं हिचकिचाती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि आई थिंक एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट या रोल प्ले करता है। मतलब मैं पहले एज अ किड बहुत शाय थी, मैं ऐसे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करती थी। फिर मैं जैसे मेरे बैचलर्स की डिग्री के लिए मुंबई गई, तो मैंने मुंबई में रियल ऐसे देखा कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। मतलब हर दिन मैं कॉलेज के लिए भी लोकल से जाती थी, फिर मैंने खुद वहाँ पे अपार्टमेंट लिया, खुद का सेटअप किया, ट्रैवल करती थी। तो आई थिंक थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, तो अभी हम कुछ ऐसे सीखते हैं। तो मेरे लिए वो 3 इयर्स बहुत ऐसे लाइफ चेंजिंग थे मेरे मुंबई के। और फिर उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए गई, तो वहाँ पे भी सब कुछ स्क्रैच से खुद करना पड़ रहा था, लोगों से इंटरेक्ट करना, कोई तुम्हें आके स्पून फीड नहीं करने वाला है, सब कुछ खुद फिगर आउट करना है वहाँ पे। Right. इवन एजुकेशन खुद का रहना वगैरह। तो आई थिंक एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर उसमें ही आपके कोई टीचर्स, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, जो आपको कोई तो एक इंसान चाहिए लाइफ में जो पुश करता रहे। फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपका हस्बैंड या वाइफ हो। वैसे मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली पुश किया है कि अगर सपोज़ मेरा सेल्स भी अभी थोड़ा सैचुरेट हो रहा है, तो वो मुझे आइडियाज़ देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे मार्केटिंग पे हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि और क्या नया इनोवेशन ला सकते हैं, वही प्रोडक्ट्स है तो और क्या नया कर सकते हैं ये सेगमेंट में। मतलब आपका कहना है कि एक तो एजुकेशन होना चाहिए, दूसरा है फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं। मतलब थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए। जैसे अभी मैं एवरी ईयर कोई तो डिफरेंट सिटी में जाके उनका सॉफ्टवेयर देखती हूँ, या फिर वो क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चिकन शॉप्स। मतलब नासिक का अभी हमारा ये बहुत बेसिक मॉडल लगता है मुझे अभी तक। अच्छा। आई थिंक और इसमें कर सकते हैं, जैसे बैंगलोर वगैरह जो साउथ के सिटीज़ हैं, वो लोगों के यहाँ पे एवरीडे मीट कंजम्पशन है। तो मुझे वो अचीव करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे कैसे कि फास्टिंग कर रहे हैं तो सेल्स डिक्लाइन हो गया है, श्रावण है तो सेल्स डिक्लाइन। ये प्रॉब्लम तो है। तो साउथ के सिटीज़ जैसा मुझे मार्केट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं मेरे पापा के साथ भी प्रोसेसिंग प्लांट्स देख के आती हूँ अलग अलग, क्या और हाई टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो प्लांट है वो पूरा मैनुअल है। तो हमें आगे जाके पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट में जाना है, तो उसके हिसाब से हमें डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हम प्लांट डालेंगे इसे। अगर मान लीजिए ये हमारा शो देश के कहीं भी कोने से कोई भी देख रहा है और उनके पास ऐसी कोई प्रोसेसिंग की कोई भी आइडिया है, तो उनको कैसे उतरना चाहिए इस बिज़नेस में, इस एग्री बिज़नेस में? आई थिंक कि एकदम बेबी स्टेप से चालू करो, एकदम से ज़्यादा ऐसे लोन वगैरह लेके काम मत करो। आपके सेविंग्स होंगे या फिर आपका कुछ साइड में बिजनेस है, तो आप थोड़ा साइड बाय साइड ये चालू करो। अगर मैं एकदम ऐसे बेसिक विलेज लेवल पे बोल रही हूँ, कोई सिटी लेवल पे, कि अगर आपका पोल्ट्री फार्म है खुद का, तो आप उसका ही थोड़ा सा 50% या 40% प्रोड्यूस जो भी है, वो आप खुद के चिकन शॉप चालू करो, एक स्मॉल चिकन शॉप, जैसे बुचर शॉप रहेगा, पर आप उसको एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड से बेचो। मतलब उसमें आप क्वालिटी वाइज क्या कर सकते हो, इवन इफ नॉट चिल चिकन, आप उसमें क्या इनोवेशन ला सकते हो। जैसे बिरयानी बेच रहे हो आप, वो चिकन का बना के कुछ हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स करो, तो आपको वो प्राइस मिलेगा एंड में। हाँ, फार्मिंग में तो ये प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कि लोग उगाना जानते हैं, लेकिन उसको बेचना, मार्केटिंग करना नहीं जानते। ये इसमें प्रॉब्लम है, लिटरली मैं देख रहा हूँ सभी को प्रॉब्लम है, चाहे वो ग्रेप्स हो, एप्पल हो। इंडिया में हमारे वो पैकेजिंग अच्छे से उसकी क्वालिटी क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छे जगह पे उसको प्रेजेंटेशन हाँ, प्रेजेंटेशन नहीं आता है उसका, वही प्रॉब्लम। और वो आपने अप्रोच चिकन में काफ़ी अच्छे तरीके से किया है प्रेजेंटेशन। तो आपको ये मतलब कैसे क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूशन जो अभी चल रहा है आपका, ये आगे कहाँ तक जाएगा? कंटिन्यू नासिक में रहेगा या नासिक के बाहर भी जाएगा? अभी तो हमारे नासिक में ही प्लान है, क्योंकि अभी हम खुद के आउटलेट स्टोर रन कर रहे हैं। एवरी 3000 पीपल के पॉपुलेशन को एटलीस्ट 1 शॉप लगेगा, या फिर इससे भी ज़्यादा शॉप्स लग सकते हैं।
और पूरे इंडिया में देर आर ओनली 50,000 शॉप्स। तो आई थिंक कि आप पॉपुलेशन का भी देखोगे तो पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग, हाँ तो उतने चिकन शॉप्स भी लगने वाले हैं और B2B बिजनेस भी बढ़ने वाला है। अभी आप KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह जैसे ही चेन्स को देखो, उनका उनका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। चिकन का डिमांड बढ़ रहा है उनका। और एक सिटी में अगर एक मैकडोनल्ड्स था तो अभी 4 मैकडोनल्ड्स आ रहे हैं। तो उन प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए वो एक अलग बिजनेस रहेगा, B2B बिजनेस। राइट। B2C तो एक अलग ही सेगमेंट रहेगा, पर इसमें भी बहुत स्कोप है आगे जाके। आपका है ये B2C है सीधा। हाँ। और जो आपने बताया कि मैकडोनल्ड है या और KFC है, इनका B2B रहेगा डायरेक्ट। मतलब रेस्टोरेंट्स को भी केटर कर सकते हो उसमें। मतलब ऐसे ज़्यादा चंक में लेने वाले लोग B2B में आएंगे फिर, कि उनको अलग प्राइस ऑफर किया जाता है, फिर उनको बहुत अलग अलग पोर्शंस लगते हैं। सिर्फ बोनलेस लगेगा, सिर्फ लेग पीस लगेगा, ऐसे स्पेसिफिकली लगते हैं उन लोगों तो को। अभी आप B2C दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक देते हैं कोई चीज़ देना हो तो बोन। हाँ, अकॉर्डिंग टू द कस्टमाइजेशन है पूरा कस्टमर का। मतलब हम वेइंग करते हैं प्रॉपर स्केल्स पे, और निसान के स्केल्स यूज़ कर रहे हैं हम, विच आर वेरी गुड क्वालिटी स्केल्स। और हम कटिंग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे नॉर्मल बूचर शॉप्स में तो वो ऐसे खुद ही कट करते हैं, फिर एक ही बाल्टी में वो धोएंगे वो चिकन को और फिर वो सर्व करेंगे। वैसे हमारे चिकन को वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग प्लांट में पूरा क्लीन होके आता है वो गोल्ड। यहाँ पे सिर्फ आप जितना बोलोगे, आपको सपोज करी कट चाहिए और आपको स्मॉल पीसेस चाहिए, तो वैसे वो कट करके देगा। ओके फिर आपको टिक्का बनाना है तो वो टिक्का के हिसाब से बना के देगा। ओके। फिर आपको बोनलेस चाहिए तो वैसे भी बना के देगा। तो फुल्ली कस्टमाइज्ड है ये एक्सपीरियंस। मैंने बहुत बार ये भी सुना है कि जैसे समुंदर से फिश आती है या नदी से फिश आती है, तो लोग बोलते हैं कि अगर लाइव फिश है तो खरीदो, प्रॉब्लम है, खा नहीं पाओगे, वो ख़राब है, उसमें बैक्टीरिया फंगस लगा होगा। वैसे ये चिल्ड चिकन में भी ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब कंसेप्शन तो मार्केट में बहुत सारी है, मिथ्स बहुत हैं, तो इस चिकन में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि चिल्ड चिकन मैंने खुद पहली बार सुना है, फ्रोजन तो मैं देखता रहता हूँ इधर उधर। तो इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है क्या, खाने के लिए कोई दिक्कत वगैरह प्रॉब्लम? नहीं, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडियन मेंटालिटी ऐसा है कि इतने साल से हम लाइव चिकन खा रहे हैं। अगर आप अभी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ में देखोगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी इतने सालों से लोग एक टेम्परेचर का चिकन खा रहे हैं। मतलब वहाँ पे भी पैकेजिंग करके सेल करते हैं और उसका शेल्फ लाइफ 3 to 4 डेज़ ही होता है, वो भी चिल्ड चिकन ही होता है। और उनका एक सेपरेट कैटेगरी होता है जिसमें वो फ्रीज़र में रखते हैं -18 में। ओके। वो फ्रोज़न चिकन के कैटेगरी में आता है। तो दो तीनों आई थिंक सेफ़ है। और चिल्ड चिकन का भी बस शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, वो बैक्टीरिया नहीं कैच करेगा। आप इसमें पता नहीं कैसे हैंडल कर रहे हो चिकन को, आप मैरिनेट कर रहे हो क्या। अगर आपने आके सिर्फ 12 घंटे ऊपर रख दिया तो वो चिकन खराब ही होगा, नॉर्मल चिकन जो बोल रही हूँ मैं। ऐसे आप चिल्ड चिकन को ऊपर शेल्फ पे 2 to 3 आवर्स भी रखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप यहाँ से ये चिकन आ रहा है, कटिंग हो रहा है, फैक्ट्री में प्रॉपर कटिंग हो रहा है, उसके बाद आउटलेट में आ रहा है, आउटलेट से सेल हो रहा है। Yes. तो आपके यहाँ से 1 किलो जो चिकन है कैसे बिकता है? कैसे बिकता है? मतलब रेट उसका क्या रहता है? ऐसा कुछ फिक्स रेट रहता है या चेंजेस रहते हैं, होते रहते हैं? हम अकॉर्डिंग टू द परचेस रेट ही पूरा बोर्ड रेट चेंज करते हैं। मतलब जैसे मार्केट में रहता है जस्ट लाइक एनी अदर शॉप, क्योंकि हम अभी तक पैकेजिंग में नहीं उतरे हैं। हमारे मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स का रेट फिक्स रहता है। उसका अलग है। हाँ, पर जो रॉ चिकन हम सेल कर रहे हैं वो एवरीडे बेसिस पे हम बाय करके आगे सेल कर रहे हैं। तो चिकन ज़्यादा क्या रॉ चिकन ही बेच रहे हैं ना अभी? हाँ, रॉ चिकन में के सेगमेंट नासिक में रॉ चिकन ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेच रहे पूरा स्किनलेस चिकन है वो, विद स्किन नहीं बेचते हम अभी तक। हैं, स्किनलेस है। यस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से खेती कर रहा हूँ, बहुत सारे पूरे इंडिया में जाता हूँ। बहुत सीरियस सवाल है, पहले अंडा या पहले मुर्गी? दैट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक मुर्गी पहले आई होगी आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स खाली है, आप भी बता सकते हैं ज़रूर। एज अ वुमन आपको एग्री बिजनेस में क्या फ़ायदे हुए हैं अभी तक, या हो रहे हैं या हो सकते हैं, और आपको चैलेंजेस क्या है? आई थिंक कि वुमेन को एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। एंड आई थिंक वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। कितनी बार ऐसे समझ जाता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू वुमेन। और बहुत ऐसे बजट में काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेन को कंपेयर करके, बट वुमेन इन जनरल आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वो मल्टीटास्क कर सकते हैं। एक टाइम पे 3-4 काम इजीली कर सकते हो। तो आई थिंक कि उनको घर का भी उतना संभालना पड़ता है, उनके बच्चों को भी संभालना पड़ता है, और कितनी औरतें काम भी करती हैं। तो आई थिंक कि दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग। और इट हैज़ इट्स चैलेंजेस ऑब्वियसली। मतलब जैसे फिज़िकली अगर आप कंपेयर करोगे तो
विमेन आर अ बिट वीकर देन मेन, तो वो कभी ना कभी फार्मिंग वगैरह की चीज़ों में भी मतलब प्रॉपर अगर आप एग्रीकल्चर में ही हो जहाँ पे मैनुअल लेबर लग रहा है, तो विमेन इतना नहीं उनका 100% दे सकते हैं ड्यू टू देयर फिजिकल एबिलिटीज़। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट आई थिंक कि ओवरऑल विमेन को बहुत ऐसे डिफरेंटली बनाया, और आई थिंक उसको चर्न करना चाहिए विमेन ने। वो क्वालिटीज़ क्रिएटिविटी जो होती है वो विमेन में बहुत ज़्यादा होती है, और उनका देखने का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है। जैसे कि अभी क्लीनलीनेस का जो एक फैक्टर था, इसके पहले आई थिंक कि चिकन शॉप्स में लोग इग्नोर ही कर रहे थे कि हाँ ऐसा ही है। तो मुझे ऐसे दूर से आके लगा कि यहाँ ये जगह पे विमेन क्यों नहीं जाती है, मतलब वो एक प्रॉब्लम था कि बच्चे को भी आप भेज नहीं सकते थे कि वो अपीलिंग नहीं लगता था कि वो ऐसे कट कर रहे हैं, ब्लड है, तो बच्चों को नहीं भेजते थे, औरतें नहीं जाती थी चिकन शॉप पे। अभी हमारे शॉप पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आता नहीं है, मतलब वेजिटेरियंस भी हमारे शॉप पे चिकन लेने के लिए आते हैं कि उनके फैमिली के लिए कुक करना है, मतलब ऐसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। तो आई थिंक कि तुम्हारे बिजनेस में तो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ओके। तो वो ऐसे डिफरेंस आता है पूरे वो सोसाइटी में। एक वुमन के नज़रिए से मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको, चूल्हा चौखट से महिलाओं को कैसे बाहर निकलना चाहिए? उनके मन में तो उम्मीद बहुत रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो फंस जाती है चूल्हा चौखट, बच्चे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आई थिंक कि थोड़ा मेन को ही उनका पर्सपेक्टिव एक शुरू से चेंज करना चाहिए कि आप सिर्फ उनको वो चार दीवारों में रखोगे तो मतलब आगे जाके भी ऐसे सोचना चाहिए कि उनको उनको भी खुद का एक इनकम रहना चाहिए। मतलब बाय अगर कुछ मतलब डेथ वाइज अगर ऐसे कुछ हो गया तो उसको सपोर्ट करते आना चाहिए उसके फैमिली के लिए, उसके किड्स के लिए। तो इसके लिए ऐसे स्मॉल स्मॉल थिंग्स से चालू कर सकते हैं, जैसे घर पे कुछ अब बिरयानी बना रहे हो, उसका पार्सल बेच रहे हो, या फिर आप कुछ तो शॉपिंग का बिजनेस चालू कोविड किया में है। जैसे केक वगैरह भी बेचते थे। इंस्टाग्राम पेजेस अभी इतने आ गए जिसपे साड़ी का कुछ पेज बना के लोग प्रमोट कर रहे हैं, ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। या फिर चिकन शॉप भी एक एग्जाम्पल हो सकता है आपने कि तो आप खुद का चिकन शॉप डाल सकते हो। मतलब शुरू में आपको थोड़ा हेल्प लगेगी आपके फैमिली मेम्बर्स की, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो विमेन ने डील कर सकते हैं, तभी आपको आपके घर के मेन या फिर आपका कोई स्टाफ होगा तो उसको आगे करना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ों में। पर आई थिंक कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए पुश करने के लिए, और खुद की भी एक ज़िद होनी चाहिए कि मुझे करना है ये। बहुत ही अच्छा आपने चीज़ बताया कि मेन को भी सपोर्ट करना चाहिए, हाँ ऑफ तब जाके कोर्स। कुछ हो सकता है, और वो चीज़ है। क्योंकि मेन जो है थोड़ा सपोर्ट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और वो बोलते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है, हूँ ना, मैं कमा रहा हूँ तो हूँ ना। अभी आगे की जनरेशन ऑफ गर्ल्स है ना, वो अभी पढ़ रही है। पहले कैसे गांव वगैरह में भी एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी नहीं देते थे, अभी सबके इतने एस्पिरेशंस है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट खुद करना को है। सिक्योर करना है। हाँ, तो आई थिंक कि थोड़ा मेंटालिटी चेंज हो रही है, पर जो अभी एग्जिस्टिंग विमेन है ना, उनको भी पुश करने की ज़रूरत है। मतलब वो गर्ल्स तो अभी आगे जाके बाहर उनको एक्सपोजर मिलेगा तो फॉर श्योर वो अच्छे कोई प्रोफेशंस में लगेंगे, पर ये जो विमेन है उनको भी पुश करना चाहिए मेन ने। और ऐसे नेसेसरी नहीं है कि आपको इंटरनेशनल लेवल या डोमेस्टिक लेवल पे जाना है, आप लोकली चालू करो, 100%। कभी भी वो सक्सेस होने को टाइम ही लगेगा। और अभी अभी की जनरेशन में क्या है कि पेशेंस एकदम ज़ीरो है, हर एक चीज़ की रिजल्ट एकदम क्विक चाहिए, मतलब स्टॉक मार्केट में पैसे डालेंगे एकदम इंस्टेंट आना चाहिए, ऐसे थोड़ा मेंटालिटी हो गया। तो आई थिंक कि एक स्क्रैच से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चालू करना चाहिए लोकली। हाँ, मैंने बहुत सारी जगह देखा, बाम्बू का छोटा सा पतीला बनाते हैं, उसको बेचते हैं, या और सारी छोटी छोटी चीज़ें, मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, वो बना के बेचते हैं। बेस्ट चीज़ें तो बहुत सारी है, और जो कर भी सकते हैं वो लोकली, लेकिन वो करते नहीं, पता नहीं क्यों। इस हम जो हमारा जो अभी ये शो चल रहा है, द इंडियन फार्मर शो, इसके ज़रिए हम यही चाहते हैं कि इसीलिए हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चले कि आपने एक प्रो चिकन का ब्रांड आपने खुद खड़ा किया है, खुद रिसर्च किया है, खुद जा रही है आउटलेट्स में, कितना स्टॉक है कितना नहीं। अभी मैंने देखा कि आप कॉल करके पूछ भी रही है कि स्टॉक गया कि नहीं वहाँ पे, बैकअप प्लान करना है। तो ऐसे महिलाएं जो है बहुत ही अच्छा काम कर सकती है, वो करना भी चाहिए। तो हमारा द इंडियन फार्मर शो का यही मतलब ध्येय है, विजन है कि लोगों को हम इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो है बाहर के देश में पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उस पढ़ाई का आपको इस बिज़नेस में क्या फ़ायदा हुआ? सो बेसिकली उधर बाकी मैं ऐसे प्रेजेंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड थिंकिंग है। मतलब हमारे इंडिया में अभी तक ऐसे पूरा रटा हुआ ही हम जाके सिर्फ एग्ज़ाम में लिख के आते हैं,
तो वहाँ पे हमें रियल लाइफ केस स्टडीज़ थे, पूरे बिजनेस स्कूल में ही गई थी मैं। तो वहाँ पे रियल लाइफ केस स्टडीज़ थे वो, और हमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए बोलते थे रियल टाइम में। मतलब वो हमें 1 घंटा देते थे, उसमें हम हमारा ग्रुप बनाते थे और ऐसे 6-7 लोगों का अलग अलग ओपिनियन आता था, और उससे समझते हैं कि लोगों के कितने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रहते हैं कोई चीज़ पे। और ये मेरे साथ सिर्फ इंडियंस ही नहीं थे, बाकी सब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे, जैसे यूके के, कनाडा के, नेदरलैंड्स के। तो सबका वहाँ पे काम करने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो उनसे भी बहुत सीखने के लिए मिलता है कि ऐसे भी सोच सकते हैं। हम इंडियंस बहुत अभी अलग, लाइक हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से सोचते हैं, और हम वो थोड़े जुगाड़ू है, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। तो वो लोग वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, तो वो सब एकदम डिफरेंसेस समझ में आते हैं उसमें। और आई थिंक कि वो केस स्टडीज़ जो मैंने वहाँ पे सीखे, मुझे उससे प्रॉपर ऐसे समझा कि दोनों के एजुकेशन सिस्टम्स में बहुत फ़र्क है। मतलब हम वहाँ पे प्रेजेंटेशंस देते थे, अभी हमें एक स्क्रैच से आइडिया सपोज दिया है, तो हमें वो मार्केट करना था कि हमें एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं इसका। अभी सपोज मुझे चिकन प्रोडक्ट दिया है, बराबर। तो मैं उसका पैकेजिंग का कलर क्या रखूँगी जिससे वो शेल्फ्स पे अट्रैक्टिव लगेगा। तो ऐसी सब चीज़ों पे हम काम कर रहे थे जो नॉर्मल एक पर्सपेक्टिव से हम सोच नहीं सकते हैं। मतलब तो छोटे-छोटे अलग अलग बारीकी थ्योरीज यूज़ करते हैं वो हर केस स्टडी में। बड़ी मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, फिर लेबर कैसे हायर करना है वगैरह, ऐसे हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्लास में यू लर्न समथिंग डिफरेंट। ग्रेट। वुमन पॉइंट ऑफ व्यू से आप आने वाले फ्यूचर में या अभी आप महिलाओं को बिजनेस में कहाँ पे देखती हैं? अभी का ज़माना बदल गया है, जैसे कि बहुत एग्जांपल्स है इंडिया में जो सीईओज हैं, विमेन सीईओज हैं। नमिता थापर है, अनुराधा देसाई है जो वेंकटेश्वर हैचरीज पोल्ट्री के सबसे बड़ी कंपनी है। ओके। फिर इंदिरा नूई है, सीईओ है वो पेप्सिको की। तो इंदिरा नूई का ये ऐसा एक एग्जाम्पल था कि मैं कितनी बार बिजनेस को इतना प्रायोरिटाइज किया कि मैंने मेरे चिल्ड्रन के ऐसे अच्छे अच्छे स्कूल मीटिंग्स या फिर मोमेंट्स मिस कर दिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ सैक्रिफाइस दैट वुमेन मेक। मदर्स को ज़रा ज़्यादा प्रेजेंट रहना पड़ता है उनके किड्स के लिए, और उनको गिल्ट भी उतना ही लगता है। तो ऐसे उनको किचन भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं और बिजनेस भी संभालना है। तो आई थिंक कि उनको आप जितना सपोर्ट कर सकते हो, जितना पुश कर सकते हो, आई करना थिंक चाहिए। करना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे अभी फार्मर है हमारा, तो फार्मर के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अभी एआई टेक्नोलॉजी है, प्लांटिक्स से फ़ोटो निकालो, रोग की पहचान होती है, सब कुछ जानकारी मिल जाती है खेती के बारे में। उसके अलावा ड्रोन स्प्रे है या ट्रैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। वैसे आपके बिज़नेस में आप टेक्नोलॉजी का कहाँ पे इस्तेमाल करती है? क्या उतना टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आपको हुआ है क्या अभी तक? हमारे यहाँ पे अभी काफ़ी जगहों पे हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब ईसी फार्म्स है जो क्लाइमेट कंट्रोल करता है फार्म के अंदर का। जैसे कि अगर बहुत हीट आती है वो फार्म में तो मॉर्टेलिटी होती है। ये ईसी फार्म्स की जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है वो थोड़ा हायर इन्वेस्टमेंट है, पर उसमें क्लाइमेट कंट्रोल होता है, समर्स में उतना मॉर्टेलिटी नहीं होता, तो उतना ही प्रोड्यूस आपको मिलता है। वो एक चीज़ हो गई। फिर अभी हम जो मक्का मतलब मेज़ और सोया जो परचेस कर रहे हैं फार्मर्स से, हमारे 5 ऐसे आउटलेट्स है जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं गांव के साइड पे। तो उधर हम मॉइस्चर मीटर्स यूज़ करते हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका वो प्रोड्यूस होना चाहिए, और वही हम हमारे प्लांट में फिर आगे स्टोर करते हैं। तो उसके लिए भी प्लांट में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हम पूरा फीड बनाने के लिए बहुत यूज़ हेवी कर रहे टेक्नोलॉजी हैं। मैंने देखी है। सोया प्लांट के लिए कर रहे हैं, उससे हम ऑयल बना रहे हैं साइड में, जो आगे जाके फीड में ही यूज़ होता है। फिर हैचरी में सेटर्स होते हैं, हैचर एंड सेटर होता है जिसमें हम अंडा रखते हैं और उसमें से मुर्गी निकलती है। तो उसका भी एक बड़ा साइकिल होता है। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी वाइज पोल्ट्री ऐसे काफ़ी बदल रहा है, ओके। एंड टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी हो रहा है उसमें। वो चिकन में कुछ स्पेसिफिक आपको हुआ फ़ायदा अभी लेटेस्ट में? अभी बेसिकली हम स्केल, हमारा जो स्केल है मेन, उसमें फ़ायदा हो रहा है। फिर हमारा मशीन है एंड चिलर है। तो ओके। टेक्नोलॉजी वाइज आई थिंक तो है ही। सॉफ्टवेयर भी काम का है। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो ही रहा है आपको बिज़नेस में काफ़ी। आप इतने सालों से बिज़नेस कर रही हैं, आप क्लाइंट के साथ बात करती हैं, कस्टमर के साथ बात होती है, आपकी टीम के साथ बातचीत होती रहती है। तो एक महिला होने के नाते आपका वहाँ पे कितना प्रभाव पड़ता है उस कम्युनिकेशन में या इंटरेक्शन में? मैं मेरे एम्प्लॉयज़ का ही एग्जांपल देती हूँ कि अगर सपोज़ मेरे 2 मैनेजर्स हैं मेरे साथ जो बाकी भी सब ऑपरेशंस देखते हैं स्टोर का।
तो अगर उन्होंने कोई चीज़ उनको बोली है ना, तो वो एकदम ऐसे उनको गुस्सा आ जाता है कि मुझे ऐसे बॉसी ये कर रहे हैं। और वही चीज़ अगर मैंने कॉल करके उनको जाके स्टोर पे समझाया ना, तो वो एकदम ऐसे कूल होके सुनते हैं। मतलब वो सुनते हैं एक्चुअली, और फिर वो होता है आगे। वरना ऐसे ये कैसे एकदम ऐसे अग्रेसिव वे में बोला ना, तो फिर वो गुस्सा ही होता है उसका, वो आगे जाके काम में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके। तो मैंने ऐसे बहुत बार एक्सपीरियंस किया, तो अभी कितनी बार मैं ही खुद कम्युनिकेट करती हूँ उन लोगों से। तो आई थिंक कि वो एक डिफरेंस पड़ता है जब मैं खुद कम्युनिकेट करती हूँ। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ना कैसे हैंडल करना चाहिए, वो थोड़ा एक विमेन को एक पर्सपेक्टिव रहता है, थोड़ा बात करने का तरीका रहता है, उसको ऐसे सटली कभी कभार पुश करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, बिना समझे। हाँ हाँ। तो आई थिंक कि वो एक फ़ायदा होता है। और मेरे सप्लायर्स या फिर जो फिर मैंने जो शॉप्स रेंट पे लिए, जितने भी मैंने इंटरेक्शन किए, तो थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुली बात करते हैं women से। तो आई थिंक कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है ओवरऑल। एंड बिजनेस में ऑब्वियसली थोड़ा सा इफ़ अ वुमन इज़ बॉसी, तो इतना अच्छे से ये नहीं, उनको से कभी कभार कुछ लोगों को सहन नहीं होता है कि मैं एक वुमन से ऑर्डर ले रहा हूँ ऐसे। ये बात सही है। तो आई थिंक कि वो भी एक चीज़ मैंने थोड़ा शुरू में एक्सपीरियंस किया, पर अभी मुझे वो चीज़ बॉदर नहीं होती है। मुझे जो अगर काम करा लेना तो मैं बोलती हूँ। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी भी आई है। थिंक कि कभी कभार बॉसी होना और थोड़ा सॉफ्ट साइड रहना भी, मतलब उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको बिज़नेस करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा जॉब नहीं करना है, करना तो बिज़नेस ही करना है, खुद के दम पे कुछ ना कुछ करना है। तो अभी जो आपका ये पूरा चल रहा है, तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट कितना रहता है या आप सब मिल के करते हैं? कैसा चलता है आपके फैमिली में? बेसिकली मेरे फैमिली में पापा तो शुरू से ही बिजनेस में थे, तो कितने इयर्स तो मतलब उनको टाइम नहीं था कि हमारे स्कूल का कुछ देखे, तो तभी मम्मी ने ही पूरा वो साइड सारा एस्पेक्ट देखा है। ओके। फिर अभी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अभी हम हमारे करियर में लग गए। मेरा भाई अभी मास्टर्स के लिए गया है, उसने 1 साल कंपनी में ही काम किया और उसने डिसाइड किया कि उसको यही बिजनेस में आना है। ओके। तो अभी वो सिर्फ फर्दर एजुकेशन के लिए गया है, फिर वापस वो बिजनेस ही ज्वाइन वो करेगा। भी यूके गए? नहीं, वो मैड्रिड गया है, आई बिजनेस स्कूल। ओके। तो मेरी मम्मी भी पिछले कुछ सालों से अभी एचआर का जॉब देख रही है। मतलब बेसिकली कुछ भी ग्रीवियंस रहा, कुछ भी कंप्लेंट्स रहे, कुछ प्रॉब्लम्स रहे, तो डायरेक्टली सब 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 इतने ऐसे रीचेबल है मेरी मम्मी की, डायरेक्टली कॉल करते हैं या फिर एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि मुझे बात करनी है। और ऐसे ही करके अभी सपोज़ कुछ हमारे इसमें कुछ ऐसे लूप होल्स भी है बिजनेस में। जैसे कभी कुछ फीड चोरी हो रहा है या फिर कुछ मुर्गियाँ ये हो रही है, तो ऐसे टाइम पे हमारे एम्प्लॉयज़ ही काम आते हैं। अगर सपोज़ किसी कोई और इन्वॉल्व है उसमें, तो वो लोग मम्मी को ही कॉल करते हैं। ऐसे तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो पापा से भी वो कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, जो मम्मी के पास शेयर करते हैं। तो आई थिंक कि वो एक बहुत की रोल है ह्यूमन रिसोर्स हर एक को समझ लेना। अगर आपके एम्प्लॉयज़ को लगता है कि आप केयर कर रहे हो उनके बारे में, तो वो तो आपके कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। मतलब उनके बैड टाइम्स का आपको पता होना चाहिए कि उनके फैमिली का क्या चालू है, उनका हेल्थ का कैसे चालू है। तभी मतलब हमारे कंपनी में भी हम ऐसे हेल्प करते हैं। ओके। मतलब कोई शादी या गाड़ी लेने के लिए नहीं, पर अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हुए तो हम थोड़ा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। फिर हर एक का हमने पॉलिसी लिया है। तो आई थिंक कि वो सब एस्पेक्ट पे आज हमारी कंपनी है तो हमारे एम्प्लॉयज़ की वजह से है। तो वो इंस्टिल किया है हमारे पेरेंट्स ने हमारे अपब्रिंगिंग में। और आई थिंक कि इट रियली हेल्प्स व्हेन यू डू योर बिजनेस। तो अभी आपके प्रो चिकन को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके आगे जाके, और उसको कैसे अचीव करेंगे आप? जैसे कि अभी मैं रिसेंटली आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ और ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं मुझे मेरे आंखों के सामने कि अभी जेनजी जो क्राउड है या फिर हमारा यूथ पॉपुलेशन है, वो ऑलमोस्ट 40 to 60% है। तो बहुत बड़ा चंक है। तो आई थिंक कि उनको केटर करने के लिए अभी मार्केट में प्रोडक्ट्स चाहिए। मतलब हमारी जनरेशन जो है उनको घर पे कुक नहीं करना है, उनको ईजीली ऐसे कोई डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करना है। तो हमने अभी ई स्टोर चालू किया ड्यूरिंग कोविड। तो आई थिंक कि अभी जाके हमारा थोड़ा वो ई स्टोर एस्टेब्लिश हुआ है। मतलब आप हमारे वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। पहुंच जाता है? हाँ, विदिन 90 मिनट्स का हमारा प्रॉमिस है डिलीवरी का। तो हम जितना टाइम स्टोर ओपन रहता है उतने टाइम में हम पूरा डिलीवर कर देते हैं वो अच्छा, within ये 90 आपके हर minutes। स्टोर में चालू है कि एक ही स्टोर में? नहीं, सारे स्टोर से बहुत बढ़िया। हमारे डिलीवरी पार्टनर्स से टाई अप किया है जो डायरेक्टली वहाँ से पिकअप करते हैं। मतलब ये आप सोच रहे हैं कि नए ज़माने के अनुसार हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके Yes. थोड़ा सा घर तक पहुंचाना भी है। मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी ये ट्रेंड आ गया है। तो आई थिंक कि नासिक भी वो अडेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और मेजॉरिटी अगर आप मेरा वो डेटा शीट देखोगे तो विमेन ही है जो ऑर्डर करते हैं।
मतलब अगर कहीं पे उनको घाई गड़बड़ है तो वो डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं, वो उनके घर पे आने के पहले पहुंच जाता है। और हम सब डिजिटल रखा है हमने, तो वो पेमेंट भी उनको मतलब झंझट नहीं रहता है कि कैश देना पड़ेगा है कि ऐसे कुछ। स्पेसिफिक कोई गोल आपका आगे चल के प्रो चिकन को लेके? अभी हमारा प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो बहुत मैनुअल साइड पे है, तो हमें फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट में जाना है, तो उसके लिए थोड़ा मतलब हाई टेक्नोलॉजी लगेगा, हायर इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो हम उस अभी आगे का प्लान तो वही है, एक बार मेरा भाई वापस आ जाएगा तो साथ में मिलके फिर प्रोसेसिंग प्लांट का भी हम सेटअप करेंगे। नहीं, बढ़िया है, आपको पूरे पैन इंडिया में जाना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि इतनी डिमांड है इस चीज़ को। जिस तरीके से आपने ये बनाया है, साफ़ सुथरा, हाइजीन, अच्छा, जैसा लगता है कि आइसक्रीम का स्टॉल है। और कल जब शाम को हम गए थे वहाँ पे छोटे बच्चे भी आए थे चिकन लेने के लिए, फीमेल्स भी थी, मेल्स भी थे, कोई भी ऐसे अचानक से आया, स्कूटी लगा के तुरंत लिया, तुरंत लेके चले गए। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। तो स्कोप तो बहुत है पूरे इंडिया में, अगर अच्छे से कोई भी बिजनेस करते हैं तो। संतोष जी, ये हमारा आउटलेट जी। ये गोविंद नगर के पेरीफेरी में है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमने ऑरेंज और वाइट थीम मैच किया है, ऐसे थोड़ा ब्राइट भी है और थोड़ा प्लेफुल भी लगता है ऑरेंज, इसलिए वो रीज़न था कि हमने ऑरेंज हमारा मेन लोगो किया है। और लोगों के हिसाब से ही हमने अंदर का इंटीरियर्स किया है, ऑरेंज एंड वाइट किया है पूरा ऐसे। ओके मतलब अगर ट्रेज वो कलर के है, हमारा पैकेजिंग वो कलर का है और बाकी वाइट है सब। ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए, आपने यहाँ पे सारा जो डिज़ाइन किया है ये तो ठीक है, लेकिन इसका आपने नासिक में मार्केटिंग कैसे किया? क्योंकि हर एक लोग प्रोडक्ट बना तो सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। बेसिकली शुरू में तो वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ है कि इधर का चिकन टेंडर है, ऐसे कर करके लोगों ने अपने फैमिली फ्रेंड्स को ट्राई कराया है, तो वर्ड ऑफ माउथ ने बड़ा रोल प्ले किया है। फिर हमने कुछ डिस्काउंट्स रखे स्टोर पे, जब थोड़े थोड़े कस्टमर्स आ रहे थे, तो अभी हम 1 किलो पे 4 अंडे फ्री दे रहे थे, फिर हाफ केजी पे 2 अंडे फ्री दे रहे थे। तो ऐसे एग के स्कीम्स, या फिर हम चिकन में भी कुछ डिस्काउंट देते हैं कभी कभार, जब ऐसे कोई ऑफ सीज़न रहता है या फिर कोई भी रीज़न रहेगा। मतलब हमारे अभी 6 इयर्स कंप्लीट हुए, तो अभी भी हम डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे। और हम लोग कैंपेन्स करते हैं, रेडियो कैंपेन किया, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स करते हैं। रेडियो पे हमने मिर्ची मुर्गा के साथ एसोसिएट किया, जो हमारे प्रोडक्ट के साथ बराबर जाता है, मैच करता है। फिर अभी रेडियो एड्स करते हैं, गूगल एड्स करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब यूथ को रीच करने के लिए। जैसे ई स्टोर का यूज़ वही लोग करेंगे जो एक्चुअली ऑनलाइन जाते हैं, तो हम उनको वैसे मार्केटिंग करते हैं ई स्टोर के लिए। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आपने पूरा लिखा जो हमें बताया, पहले फार्म यानी कि ऑर्गेनिक नर्सरिंग, उसके बाद हाइजीनिक कटिंग, उसके बाद ट्रांसफ़र, उसके बाद आपने लिखा है रेडी टू सेवर यानी कि ये वाली जगह, हाँ, और उसके बाद प्लेट। प्लेट। तो ये जगह में साफ़ सुथरा रहना कितना इंपॉर्टेंस है, वो आपने जो बताया था वो थोड़ा यहाँ पे हमें लाइव बताइए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरा ग्लव्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं, और वो खुद भी हाइजीन मेंटेन करते हैं। फिर हमारा प्रेमिसेस हम पूरा क्लीन रखते हैं, जितना भी प्रोडक्ट का एरिया है। फ्रीज़र का टेम्परेचर भी है वो एकदम जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से -17 to -18 था, उस वो मेंटेन रहता है इसमें मेंटेन करते हैं। ओके। और हमारे जो स्केल्स हैं ये अच्छे एसएस क्वालिटी के हैं। फिर मैं जो मशीन आपको बोल रही थी फॉर कस्टमाइज्ड कट्स, ये उसके लिए है। हाँ, ये आपने मशीन के बारे में भी बोला था कि ये बहुत ही बेहतरीन मशीन है जो आप इस्तेमाल करती है कटिंग के लिए, और हाइजीन इसमें पूरा मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं होता है, मतलब जो मेन कटिंग होता है वो फैक्ट्री में होता है। हाँ, और यहाँ पे फैक्ट्री आके से पूरा एक होल बर्ड आता है और यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज्ड कट्स बनते हैं। अच्छा, यस, तो थोड़े हमें प्रोडक्ट दिखाइए ना आपके। ये हम मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, जैसे कि चिकन घी रोस्ट है, चिकन टिक्का है, ओके। फिर ब्लैक पेपर चिकन है, हरियाली टिक्का है, खीमा है। हमारे ये सब खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो रेडी टू कुक के रेंज में आते ये हैं। रेडी है, यस अगर मैं इसको लेके जाता हूँ गर्म करके खा सकता हूँ डायरेक्ट? यस, मतलब आपको 7 to 8 मिनट्स कुक करना पड़ेगा, रेडी टू कुक है ये। इतने फास्ट ये बन जाएगा? हाँ। तो ये फ्यूचर है आपको लगता है? यस, ये बहुत इजी है। मतलब अगर कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, आपको स्टार्टर्स बाहर से मंगाने से अच्छा है कि आप यही स्टार्टर्स बना लो और एक ग्रेवी बना लो, तुरंत। आपका डिनर सॉर्ट हो जाएगा ऐसे। सही कहा। ये आज का भाव क्या है आपका यहाँ पे किलो का फिर भी चिकन का? अभी मुर्गी के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए 300 रुपीज़ पर केजी है। लास्ट वीक तक 290 रुपीज़ पर केजी था। बेसिकली हमारा थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग है, क्योंकि हम पीछे उतना प्रोसेस कर रहे हैं, उतना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। जो चिल्ड चिकन है उसके लिए हमें पूरा मशीनरी लगता है, आइस लगता है, फिर हमारा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है।
तो उसके लिए हमें वैसा प्राइस लग रहा है, इसलिए हम वैसा चार्ज कर रहे हैं कस्टमर। मतलब क्वालिटी है, हाइजीन है और अच्छा प्रोडक्ट आप दे रही हैं, अच्छे पैकेजिंग के साथ दे रही हैं, इसकी वजह से थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। यस, ये तो- मार्केट रेट से 30-40 रुपीज़ ज़्यादा है ये। फिर तो कोई ज़्यादा नहीं है, 30-40 रुपये तो वैसे पेट्रोल के लिए आने में चले जाते हैं। बढ़िया है। भैया एक बर्ड दिखाओ ना वो। हाँ, अच्छा ये ड्रेस चिकन है। ओके, ये फैक्ट्री से आता है। हाँ, ऐसा बर्ड आता है फैक्ट्री से। ये पूरा स्किनलेस है, विदाउट स्किन है ये। हाँ, आप लेग पीस निकाल सकते हो, ये ड्रम स्टिक निकाल सकते हो, बोनलेस निकाल सकते हो। तो ऐसे हम थोड़ा स्टॉक रखते हैं, तो कस्टमर के हिसाब से हम उनको कस्टमाइज कट्स करके देते हैं इसको। मतलब जैसा कस्टमर मांगेगा वैसा आप दे रहे हैं, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से। और ये मशीन का अगर आप देखोगे ना फिनिशिंग, तो इसमें बहुत ऐसे शार्प क्वालिटी कट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मशीन में कट हो रहा है वो शार्प है। शार्प आता है, जैसे एकदम प्रॉपर आप नाइफ से कट करोगे ना, वैसा वैसा फिनिश है। जैसे अभी यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, बहुत फास्ट भी हो रहा है ये तो। हाँ, थोड़ा रिस्की काम भी है उनके लिए वो। प्रैक्टिस की बात। हाँ, प्रैक्टिस लगती है वो करने के लिए। जैसे अभी ये मुर्गी का ये बोनलेस का पार्ट निकाला है और ये लेग पीस निकाला है। अच्छा, इसे निकाल के हाँ, सेल होगा जैसा चाहिए वैसा। और अभी छोटे बच्चों को मोस्टली ज़्यादा बोनलेस ही लगता है। फिर हमारे पास अलग ये डॉग फूड के लिए भी कुछ लोग आते हैं जो बोनलेस लेके जाते हैं, स्पेशली अपने पेट्स के लिए। कस्टमर्स को जैसे कोई किराना दुकान में जाते हैं या फिर कोई भी KFC में जाते हैं, तो ऐसे डिप्स या फिर सॉसेस साइड में रहते हैं, तो मेन प्रोडक्ट तो ये है। हाँ। और उसके साथ बनाने के लिए बाकी और चीज़ें भी लगती है, जैसे हमने मसाले रखे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, डिफरेंट मसाला, बिरयानी मसाला हो गया, चिकन टिक्का हो गया, फिर ये मैरिनेशन के लिए मसाले यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ही जगह पे वन स्टॉप शॉप बनाया हमने चिकन के लिए। अगर आपको फ्रोज़न प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे अभी चिकन पॉपकॉर्न्स वगैरह भी है, तो उसे फ्राई करना और बनाना है। तो फिर आपको रॉ चिकन चाहिए, वो है। फिर एग्स भी हम देते हैं। तो Eggs भी है। एक जगह पे कस्टमर को सब मिल जाएगा। हमने ऐसा ट्राई किया है वो साथ मिलाने को। बहुत ही शानदार। ओवरऑल दोस्तों मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रोसेसिंग में ना बहुत ही स्कोप है। अगर प्रोसेसिंग में आप अच्छे से काम करते हैं तो आप वहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं और वहाँ पे पैसा भी आपका बढ़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आउटलेट जो है कितना शानदार बना है, जैसे लगता है कि आप आइसक्रीम लेने आ गए। और अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए भी, वो लेके भी गए और हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट है और किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो प्लीज़ आप भी, कोई आपके दिमाग में आइडिया है या प्रोडक्ट बनाया है आपने, तो ऐसे मार्केटिंग आप कर सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल था ये, क्योंकि सुबह हम थे फार्म पे, फार्म से ऑफिस, ऑफिस से सीधा आउटलेट में। एक पूरी जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दी और प्रो चिकन ब्रांड की जर्नी दिखाई दी। और ये हमारे इंडियन फार्मर टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच।